Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संकल्प क्लासेस मंडावर में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेंस। टेंस यानी हिंदी में होता है काल या समय। दोस्तों, यह अंग्रेजी में एक ऐसा टॉपिक है जो एक समस्या बना हुआ है, खासतौर पर कमजोर विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि टीचर्स तो इसको समझाने के लिए समझाते पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट इसको समझने की बजाय इसको रट्टा मारने में लग जाते हैं। इसकी भी एक वजह है कि वे उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि वे उन्हें समझने के बजाय रट्टा मारते हैं और वे कभी ट्यूशन नहीं करते। तो देखिए, आज आपको बताएंगे हम आज की वीडियो में टेंस यानी कि काल या समय के बारे में। देखते हैं वीडियो में। पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा, कि टेंस की परिभाषा क्या होती है। टेंस में होता है, देखते हैं हम कि टेंस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी इसकी डेफिनेशन होती है टेंस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि क्रियाओं का सही रूप भरना, सही रूप भरना ही टेंस या हिंदी में बोलते हैं हमसे काल कहलाता है। काल कहलाता है, यानी इसकी अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन होगी कि टेंस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रियाओं का सही रूप भरना ही टेंस कहलाता है। टेंस के हम पहले प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार होते हैं, कि टेंस कितने प्रकार का होता है। तो प्रकार देखते हैं, इसके पहले हम कितने टाइप्स का टेंस होता है। प्रकार है इसके, यानी कि टेंस होता है 3 टाइप्स। टेंस 3 प्रकार का होता है। दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा टेंस में देखते हैं 3 प्रकार में। वो पहला कौन सा है? पहला है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। हिंदी में हम इसे बोलते हैं वर्तमान काल, यानी इसे बोलेंगे हम वर्तमान काल। नेक्स्ट है हमारा सेकंड है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, यानी इसे बोलते हैं हम भूतकाल। नेक्स्ट है, इसके बाद में हमारा थर्ड में फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस, यानी इसे बोला जाता है भविष्य काल, भविष्य काल। देखते हैं दोस्तों, एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं तीनों की, कि वर्तमान काल क्या होता है, भूतकाल काल क्या होता है, भविष्य काल क्या होता है। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान के समय को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी जो इस समय चल रहा है उस समय को बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, यानी बीते हुए समय को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए हम भूतकाल का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा थर्ड में फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। भविष्य काल होता है हमारा, यानी आने वाला समय, आने वाले समय को रिप्रेजेंट करने के लिए हम भविष्य काल का प्रयोग करेंगे, यानी कि फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे।
आगे देखते हैं हम इसमें कि इनके भी चार चार भाग होते हैं, यानी कि तीनों टेंसों को भी चार चार भागों में डिवाइड किया गया है। इनके हमारे तीनों टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को, तीनों को चार चार भागों में डिवाइड किया गया है। देखते हैं कौन से चार भाग। पहला है हमारे इसमें इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट। दूसरा है हमारा कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। थर्ड में हमारा परफेक्ट, PERFECT। और फोर्थ पे है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी पहला हमारा हो गया इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, और थर्ड पे हमारा परफेक्ट, और फोर्थ है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले इनके बारे में, चारों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, इनका यूज कैसे होता है। पहले हम एक बार देख लेते हैं इंडेफिनिट, इसे हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं वाक्य में, तो यानी हिंदी में इसे कहते हैं कि देखते हैं इसमें, यानी ऐसे वाक्य इसमें आते हैं, ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता है। यानी इंडेफिनिट में ऐसे वाक्य आते हैं जिनका समय निर्धारित नहीं होता है, यानी कि वे कब शुरू हुए और कब खत्म होंगे इसका इसमें कोई पता नहीं चलता है, कि कब शुरू हुए और कब खत्म होंगे इसमें इसका कोई पता नहीं चलता है। अगला इसमें हमारा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में देखते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है, यानी वाक्य में कार्य की निरंतरता को बताता है। कंटिन्यूअस होता है हमारा जो वाक्य में निरंतरता को बताएगा, यानी कोई काम चल रहा है, जारी है, उसको हमारा कंटिन्यूअस बताता है, यानी कि काम चल रहा है, या बोले तो इसे जारी हो काम। अगला देखते हैं हमारा परफेक्ट टेंस, कि परफेक्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट का प्रयोग कहां होता है। परफेक्ट टेंस है, इसमें हमें कार्य की पूर्णता बताएगा, वाक्य में कार्य की पूर्णता के लिए परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो कार्य की पूर्णता के लिए कार्य की पूर्णता बताता है। अगला है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिलकर बना है हमारा परफेक्ट और कंटिन्यूअस से, जो कि हम पीछे देख चुके हैं कि परफेक्ट क्या होता है। परफेक्ट आपको भी बताया कि कार्य की पूर्णता के लिए प्रयोग करेंगे, और कंटिन्यूअस होता है काम में निरंतरता बता रहा है। तो इसमें दोनों ही टेंस प्रयोग करे हैं, यानी कि इसमें कार्य पूरा हो भी चुका है, हो भी चुका है, और जारी भी है, और जारी भी है। यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य पूरा हो भी चुका है और जारी भी है। यानी कि बोले तो, यानी कोई काम किसी समय प्रतिदिन पूर्णतः होकर, अंततः पूर्ण होकर आने वाले समय में भी जारी रहेगा। समझ नहीं आया? हम एक बार इन चारों को एग्जांपल से देख लेते हैं कि चारों को एग्जांपल से कैसे देखा जाता है। देखते हैं इसमें एग्जांपल में एक बार। पहला है हमारा इंडेफिनिट में, एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। इंडेफिनिट में लिखा है यहाँ पे कि ऐसी बात आती है जिसमें समय निर्धारित नहीं होता, यानी कि इसमें कार्य कब स्टार्ट हुआ है और कब खत्म होगा इसका कोई पता नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं इसमें, जैसे
मैं खाना खाता हूं। जैसे आगे हमारा एक एग्जांपल दे लेते हैं कि मैं खाना खाता हूं। इंडेफिनिट का दे लेते हैं एग्जांपल कि मैं खाना खाता हूं। यानी कि इसमें हमें पता नहीं है कि मैंने खाना कब खाना स्टार्ट किया था और कब तक ही खाऊंगा, यानी इसका इसमें कोई पता नहीं है। इसे अंग्रेजी में इसमें बोले यानी कि आई ईट फूड, यानी हमें पता नहीं है कि यानी मैंने बोला इंडेफिनिट समय निर्धारित नहीं होता है, यानी इसमें कार्य खाना खाने का कार्य पता नहीं है कि कब तो हमने खाना स्टार्ट किया और कब खत्म होगा। तो इसमें अगला हम चलते हैं हमारा कंटिन्यूअस। अगला हमारा नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल। सेकंड हमारा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में मैंने अभी आपको बताया था कि कार्य की जारी रहना, इसमें कार्य जारी रहता है, निरंतर चलता रहता है, जारी रहना। एग्जांपल में देखते हैं हम इसको एग्जांपल के रूप में कि इसमें उदाहरण कौन से ले जाते हैं। देखते हैं इसमें कि राम क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि इसमें कार्य की निरंतरता बताई गई है कि राम क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि इसमें काम कंटिन्यू जारी है। इसमें अंग्रेजी में देखते हैं इसमें कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी इसमें कार्य की निरंतरता बताई गई, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में कार्य की निरंतरता बताई जाती है। अगला हम देखते हैं हमारा थर्ड पे, अगला है हमारा परफेक्ट टेंस में एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। परफेक्ट टेंस का देख लेते हैं। इसमें मैंने बताया था आपको कि कार्य की पूर्णता बताता है। देखते हैं इसमें एग्जांपल एक बार, यानी कि मैं खाना खा चुका हूं, यानी इसमें कार्य की पूर्णता बताई गई है कि मैंने खाना खा लिया है, तो कार्य की पूर्णता के लिए यूज करते हैं परफेक्ट टेंस। लास्ट हमारा इसमें बोर्ड पे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें देख लेते हैं एक बार एग्जांपल के रूप में, क्योंकि इसको जब डेफिनेशनली बोली तो इसमें दो टेंस आ रहे थे, इसमें दोनों टेंस आ रहे थे। इसमें एक बार देख लेते हैं एग्जांपल के रूप में, यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसमें मैंने बोला था कि यानी कार्य हो भी चुका है और जारी भी है, जारी भी है। मैंने इसकी अभी डेफिनेशन भी आपको बताई थी, यानी कि कोई काम किसी समय से शुरू होकर प्रतिदिन अंततः पूरा होकर और आने वाले समय में भी जारी रहेगा। डेफिनेशन थोड़ी समझने हैं, एक बार एग्जांपल में देख लेते हैं इसको। जैसे मैं पिछले 10 वर्षों से गाना गा रहा हूं, यानी कि मैं पिछले 10 वर्षों से गाना गा रहा हूं, यानी कि पहले भी गाना गा रहा था और अब भी गाना गाने का काम निरंतर जारी है, यानी कार्य पूरा भी हो चुका है और निरंतर जारी भी है। तो इस प्रकार परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा यूज होता है, यानी इसमें काम की पूर्णता बताई जाती है और कार्य का जारी रहना भी बताया जाता है। एक बार हम इसमें
स्ट्रक्चर, यानी कि हिंदी में बोले तो हम इसे वाक्य रचना, वाक्य रचना। देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि वाक्य रचना, क्योंकि हमें टेंस में आगे करना क्या है, वाक्य का निर्माण करना है, वाक्य बनाना सीखना है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि वाक्य कैसे बनता है वो हमें पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि बेहद जरूरी है टेंस को सीखने के लिए इन चीजों के बारे में आपको पता होना। देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि वाक्य की रचना कैसे होती है, वाक्य का निर्माण कैसे होता है। देखते हैं एक बार यहाँ पे कि वाक्य को निर्माण करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है। देखते हैं यहाँ पे पहली चीज हमारी इसमें वो है सब्जेक्ट, यानी बोले तो हम इसे कर्ता। दूसरी है हमारी इसमें ऑब्जेक्ट, यानी इसे कहते हैं कर्म। थर्ड में है हमारी वर्ब, यानी इसे बोलते हैं क्रिया। यानी कि ये तीन चीजें हैं ऐसी हैं जो हमारे वाक्य को निर्माण करने में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, और इन तीनों चीजों के द्वारा ही वाक्य का निर्माण होता है। देखते हैं एक बार हम यहाँ पे बेसिकली हम एक बार इसमें हिंदी में देख लेते हैं कि वाक्य का निर्माण कैसे करते हैं, हिंदी में वाक्य के लिए कैसे यूज बनता है वाक्य, वो हम एक बार देख लेते हैं, फिर हमारा अंग्रेजी में बनाना सीखेंगे कि वाक्य कैसे बनता है। तो हिंदी के लिए हम फॉर्मूला लेके रखते हैं, हिंदी के लिए फॉर्मूला होता है हिंदी वाक्यों के लिए कि हिंदी वाक्यों हेतु सूत्र, जिसे आप बोलते हैं फॉर्मूला। देख लेते हैं हिंदी वाक्य के लिए, क्योंकि भाई हमें पहले बेसिक हमारी भाषा में तो पता होना चाहिए कि हिंदी में वाक्य कैसे बनता है, तभी तो हम अंग्रेजी में बना पाएंगे। तो देखते हैं एक बार हिंदी वाक्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि मैंने आपने कहा कि वाक्य बनाने के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया की आवश्यकता होती है। तो इसमें इसके फॉर्मूला होता है हिंदी वाक्य के लिए, वो होता है कि पहले आता है कर्ता, फिर उसके बाद में आता है कर्म, और फिर इसके बाद में आती है अपनी क्रिया। एक बार इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है। यानी कर्ता हमारा होता है किसी काम को करने वाला, किसी काम को करने वाला वो हमारे क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और जिस पर काम किया जा रहा है वो हमारा होता है कर्म, जिस पर काम किया जा रहा है वो हमारा होगा कर्म। और क्रिया होती है हमारी इसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है, यानी हमारे डेली रूटीन में, यानी सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी काम करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, खाना है, पीना है, नहाना है, धोना है, वो सब हमारी क्रिया में आती है। यानी कोई भी क्रिया कर रहे हैं खाने पीने की, वो सब क्रिया में आती है। देखते हैं कि हिंदी वाक्य की फॉर्मूला हमारा होता है कि कर्ता, कर्म और क्रिया, ये हमारा हिंदी वाक्य के लिए फॉर्मूला होता है। एग्जांपल इसे देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि मैं खाना खाता हूं, देखिए यहाँ पे मैं खाना खाता हूं, अब ये कैसे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, वही हमने बनाना सीखा था अभी देखते हैं। मैंने फॉर्मूला बताया था कि कैसे वाक्य का निर्माण होता है हिंदी में। पहले आता है कर्ता, यानी किसी काम को करने वाला, फिर बाद में आता है जिस पर काम किया जा रहा है। हिंदी में यही फॉर्मूला यूज होगा कि पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म, फिर क्रिया। तो देखते हैं एक बार इसमें आगे हमारा आ रहा है मैं खाना खाता हूं, शुरू में आ रहा है हमारा मैं, काम कौन कर रहा है खाना खाने का, मैं कर रहा हूं, यानी ये क्या हो गया हमारा मैं कर्ता हो गया। और खाना, अब खाना खा रहा है यानी कि ये हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। और क्या कर रहा है क्रिया, वो खाना खाने का काम कर रहा है, वो हमारी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला बन गया कि पहले आगे क्या कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। तो ये तो होता है हमारा हिंदी वाक्य के लिए फॉर्मूला, लेकिन हमें जानना है कि टेंस में, अंग्रेजी में सेंटेंस का कैसे निर्माण होता है। वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि हिंदी अंग्रेजी वाक्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है।
देख लेते हैं अंग्रेजी वाक्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है। अंग्रेजी वाक्यों हेतु सूत्र या फॉर्मूला, यानी हम देखते हैं भाई वाक्य का निर्माण करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं कि अंग्रेजी वाक्य के लिए क्या फॉर्मूला होता है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है बस, जहां हमारा सेकंड नंबर पे कर्म आ रहा था वो हमारा थर्ड नंबर पे चला जाता है, क्रिया पहले आ जाती है। तो देखते हैं कैसे होता है इसका फॉर्मूला कि पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, दूसरा हमारा इस नंबर पे आता है इसमें वर्ब, और थर्ड नंबर पे आता है इसमें ऑब्जेक्ट। लेकिन थोड़ा सा चेंजेस किया है यहाँ पे कि हिंदी वाक्य के लिए तो सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर पे तो सब्जेक्ट करता ही आ रहा था, और सेकंड नंबर पे आ रहा था हमारा कर्म। लेकिन अंग्रेजी वाक्य के लिए फॉर्मूला बन गया हमारा कि पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट सेकंड नंबर पे आ रहा था वो थर्ड नंबर पे चला गया। तो इसी प्रकार हमारा वाक्य का निर्माण करेंगे इसी फॉर्मूले के अनुसार। वाक्य अंग्रेजी में वाक्य कैसे बनता है देख लेते हैं एक बार आपके एग्जाम्पल में। जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई एट फूड, यानी शुरू में तो कोई सब्जेक्ट ही आना है, तो आई एट फूड, यानी शुरू में आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ईट ईट यानी हमारी क्या है, एक क्रिया है, तो ईट हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, और फूड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमारे वाक्य का निर्माण करने का तरीका अंग्रेजी में कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह ही टेंस में हम वाक्यों का निर्माण करना सीखेंगे। तो ये पहला हो गया हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कि हमारा इसमें कौन-कौन सी चीजें काम में आती है कि पहला सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, यानी ये हमारी तीनों चीजें हैं जो सेंटेंस का निर्माण करने में काम आती है। अगला देखते हैं हमारा सेकंड नंबर पे कौन सी वो चीज है बेसिक जो हमारी अंग्रेजी में बहुत ज्यादा उपयोग आती है। देखते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन सी वो चीज है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है ग्रामेटिकल पर्सन, यानी कि सेकंड नंबर पे जो हमारा आएगा ग्रामेटिकल पर्सन। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि ग्रामेटिकल पर्सन यानी कि व्यक्ति। अब व्यक्ति भी हमें पता है कि व्यक्ति कौन से होते हैं, तो देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पे थोड़ा चार्ट सा बना देता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको, इससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं ग्रामेटिकल पर्सन में शुरू में हमारा आता है पर्सन, चार्ट बना देता हूं आपको, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर यानी होता है एक वचन और प्लूरल यानी होता है हमारा बहुवचन। तो देखते हैं एक बार चार्ट से थोड़ा समझ लेते हैं इसको। कि पर्सन, पहले मैंने आपको बताया कि पर्सन यानी होता है व्यक्ति। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं पहले एक बार ये देख लेते हैं। पर्सन होते हैं हमारे 3 टाइप्स के। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में कौन-कौन से आते हैं वो भी हम यहाँ पे चार्ट में देखेंगे, और सेकंड पर्सन में कौन से आते हैं और थर्ड पर्सन में कौन-कौन से आते हैं। एक बार बेसिक में भी आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैं पहले बार चार्ट में देख लेते हैं कि कौन-कौन से ये होते हैं। पहला है हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, और तीसरा है
देखते हैं पहले फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं। पहले एक बात देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट पर्सन होता क्या है, यानी कि फर्स्ट पर्सन में आते हैं हमारे वक्ता के द्वारा जो भी बोला जाता है, यानी जो वक्ता बोलने वाला है वो आता है हमारा फर्स्ट पर्सन में। कोई भी वक्ता है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन में हो गया। यानी देखते हैं आप कैसे होता है फर्स्ट पर्सन में। वो बोलने वाला है, तो बोलने वाला एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो वो मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है कि पर्सन से एक वचन भी होता है और बहुवचन भी, यानी सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो देखते हैं फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई और सेकंड, और इसका ये तो हमारा हो गया एक वचन में, मैं अकेला हूं, यानी कि मैं या मुझे बोल सकते हैं इसे आप। और इसका प्लूरल बनता है, यानी बहुत सारे हैं तो ये हो जाएगा वी, यानी कि हम या हमें। अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन क्या होगा हमारा, बोलने वाला। बोलने वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। इसका सिंगुलर यानी एक वचन में होता है आई और बहुवचन में होता है इसका वी। अब देखते हैं हमारा सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हो गया बोलने वाला, अब बोलने वाला फर्स्ट पर्सन हो गया तो सुनने वाला हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन में आएगा। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन हो गया और मेरी बातों को जो सुन रहा है, आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप लोग हो गए यहाँ पे सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन में आपका आता है यू, यानी कि तुम, यू तुम। तो इसका सिंगुलर भी तुम यू ही होता है और इसका प्लूरल भी यू ही होता है, यानी कि सेकंड पर्सन में सिंगुलर भी यू यानी तुम और बहुवचन में भी तुम ही होता है, यानी कि यू ही होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन हो गया हमारा बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला। अभी थर्ड पर्सन क्या होता है, यानी कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला सेकंड पर्सन। तो थर्ड पर्सन होता है हमारा, यानी बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में जिस किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही हो, कोई भी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही हो, वो आता है हमारा थर्ड पर्सन में। इसमें सिंगुलर में आते हैं हमारे, इसको देखते हैं एक बार। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आते हैं ही, सी, इट, और कोई भी सिंगल नाम हो, कोई भी अकेला नाम हो, ये आएगा हमारा एक वचन में। ही होता है हमारा कोई भी लड़का है उसके लिए यूज होता है, सी हमारा किसी लड़की के लिए, और कोई भी वस्तु प्राणी है उसके लिए इट का उपयोग करते हैं, और कोई भी सिंगल नाम आ गया तो वो भी हमारा थर्ड पर्सन में ही आएगा। ये एक वचन के हो गए। अब देखते हैं थर्ड पर्सन में बहुवचन में क्या आते हैं। तो इसमें आते हैं हमारे दे। कहते हैं हमारे यहाँ पे थर्ड में बेसिक चीज वो कौन सी है, हमारे आगे फॉर्म ऑफ वर्ब की क्रियाओं के रूप, कि क्रियाओं के रूप कौन कौन से होते हैं। सब हालांकि सबने पढ़ा हुआ है कि क्रियाओं के 3 रूप होते हैं, लेकिन बेसिकली क्रियाओं के हम यहाँ पे आपको 5 रूप बताएंगे कि क्रिया को 5 रूपों में बांटा गया है। वो कौन कौन से देखते हैं आप एक बार। पहली है, क्रियाओं को बांटा जाता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। बेसिकली सबने पढ़ रखा है कि क्रिया 3 भागों में बटी गई है, कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 5 में बताऊंगा कि क्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। आगे हमारी फोर्थ फॉर्म और एक हमारी फिफ्थ फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेके चलते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो हमें पता है, लेकिन फोर्थ फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है। एक बार देख लेते हैं इसमें फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है। फोर्थ फॉर्म होती है हमारी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है।
लगती है। तो पास्ट फॉर्म जैसे मैं आपको ले लूं यहाँ पे, जैसे पहले आपको हम बताते हैं गो, गो ही होता है जाना, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, थर्ड होती है गॉन। अब आगे देखते हैं कि फोर्थ फॉर्म कैसे बनेगी। मैंने बोला आपको कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, तो आईएनजी का प्रयोग कैसे होता है ये आपको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग और वर्ब के साथ एसएस का प्रयोग कैसे होता है। ये बेहद जरूरी है। आगे जब हम पढ़ेंगे टेंसेस में नहीं, जब हम करेक्ट फॉर्म में भी पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, तो उसमें भी बेहद जरूरी है आईएनजी और एसएस का प्रयोग। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आईएनजी और एसएस का प्रयोग बताया जाएगा। पहले देख लेते हैं एक बार ऐसे ही इसमें आईएनजी कैसे लगती है और एसएस का प्रयोग कैसे होता है हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब इसने बोला है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, तो फर्स्ट फॉर्म हमारी कौन सी है गो, और गो के साथ हम लगाएंगे क्या आईएनजी, तो ये हमारा बन जाएगा गोइंग। ये हमारी हो गई फोर्थ फॉर्म। अगले हमारी फिफ्थ फॉर्म, इसमें भी बताया गया है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एसएस, तो फर्स्ट फॉर्म हमारी कौन सी है गो, और इसके साथ लगेगा एस या ईएस। अब ये एस या ईएस की जगह ये कैसे लगा है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। एक बार एक उदाहरण से देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे आ गया प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म होती है प्ले, थर्ड भी